हेलो दोस्तों, आसान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मयंक तिवारी आप सबके लिए लाया हूँ हिंदी का सबसे पहला बेस, जिसे कहते हैं हम वर्णमाला। हम आज वर्णमाला पढ़ेंगे। देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है भाषा, जो कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का एक साधन है। हम अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो भाषा के अंतर्गत आता है। जो हमारे मन के विचार आते हैं वो सब भाषा के द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते हैं। अगर भाषा ना होती तो क्या होता? हम समझ सकते हैं, हम अपने विचारों को, अपने मन की अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते। और भाषा मुख्य रूप से 3 रूप में होती है। भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप, नंबर 1 हम देखेंगे मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। ठीक है। मौखिक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग हम बोलकर करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, जिसमें हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को लिखकर बताते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा, जिसका प्रयोग अधिकतर हम बचपन में करते हैं, अपने संकेतों को पहुंचाते हैं एक दूसरे तक, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो हमारे सबसे पहले वर्णमाला में एक चीज होती है ध्वनि। ये तो भाषा के 3 रूप हुए। अब हमारी होती है ध्वनि। सबसे पहले आई ध्वनि। ये ध्वनि कहाँ से आई? इस ध्वनि को हमें जानना है। आप बताएंगे ध्वनि, साइंस के, विज्ञान के जो छात्र हैं वो सोचते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि किसी 2 द्रव्यों के टकराने से जो उत्पन्न होता है वो ध्वनि होती है। ये विज्ञान की भाषा में ध्वनि की एक परिभाषा है कि ध्वनि जो है वो 2 द्रव्यों के टकराने से उत्पन्न होती है, वो ध्वनि कहलाती है। हम थोड़ा सांस्कृतिक जो संस्कृति है उसके आधार पर चलते हैं। ध्वनि क्या है? भगवान एक बार, माता पार्वती जो थी वो शंकर जी से रूठ गई थी और कैलाश छोड़कर जा रही थी। उस समय भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया उनको मनाने के लिए। आजकल हमारी पत्नी या हमारे जिससे रिलेशन होते हैं वो सब कुछ ना कुछ हमारा हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, किसी से दूर हो जाते हैं तो हम चॉकलेट देके, गिफ्ट देके कैसे भी मना लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले चॉकलेट नहीं चलती थी। तो शंकर जी ने क्या किया कि भाई डमरू बजाया। डमरू बजा के उन्होंने ध्वनि उत्पन्न की। जो डमरू की ध्वनि उत्पन्न हुई, वहाँ से इस ध्वनि का, डमरू का जो नाद उत्पन्न हुआ, वहाँ से ये ध्वनि उत्पन्न हुई। अब इस ध्वनि को जब हमने रूप दिया तो वो क्या कहलाया? वर्ण। इस ध्वनि को हमने एक रूप दिया, वो रूप कहलाया वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। इससे आगे हमने वर्ण, ध्वनि को रूप देके वर्ण तैयार कर दिया। अब वर्ण से आगे क्या हुआ? वर्ण से आगे हमने शब्द तैयार किया। वर्ण से शब्द बनाया। वर्णों के सहयोग से एक हमने शब्द का निर्माण किया। वह शब्द साम, दाम, इसे आप देखेंगे सा, आ, मा। तो ये हो गया हमारा साम। ये स्वर और व्यंजन की सहायता से तैयार किया हुआ एक वर्ण है, साम, दाम। तो ये हमारे शब्द हुए। बताया शंकर जी के जो डमरू से जो नाद उत्पन्न हुए वो बताए जाते हैं और इसका उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण का एक ग्रंथ है। व्याकरण का एक ग्रंथ है और इसे लिखा है पाणिनि ने। उसमें ध्वनि के 14 सूत्र
14 सूक्तों के बारे में बताया जाता है। तो ये ध्वनि है। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि की परिभाषा जो मूल रूप से ये है कि मौखिक भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, मौखिक भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे। मौखिक भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, ध्वनि कहलाती है। तो मित्रों, हमें ये जानकारी है ध्वनि क्या है। ध्वनि हमें समझने आ गया कि मौखिक भाषा की वह इकाई है। कौन सी इकाई है? सबसे छोटी। वह सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई ना दे, ये हमारी ध्वनि होती है। अब हम ध्वनि से आगे चलते हैं। ध्वनि क्या हुआ? ध्वनि को एक ध्वनि उत्पन्न हुई, हमने उसे रूप दिया। उसे रूप दिया तो क्या कहलाया? वर्ण। किसी को, ध्वनि को हमने एक चिन्ह बना दिया, एक रूप दे दिया, तो वह रूप क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। अब ये वर्ण क्या होता है? वर्ण, हम वर्ण और अक्षर दो चीजें होती हैं, इस पर डिस्कस बाद में कर लेंगे। पहले हम वर्ण देख लेते हैं क्या होता है। वर्ण, वर्ण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ये वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दो वर्णों में बांट दिया गया। अब हमने इनको दोनों को प्रयोग से एक नई चीज बनाई। वो क्या बनाई? शब्द। एक नया निर्माण किया हमने शब्द का। शब्द क्या है? शब्द की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगी। वर्णों का वह सार्थक मेल जो अपना अर्थ देता है, जो एक अर्थ प्रदान करता है, वह शब्द कहलाता है। तो वर्णों का एक मेल हुआ और उसने अपना अर्थ दिया और वह शब्द के रूप में हमारे सामने आ गया। ये हमारा दो चीजें तैयार हो गई, वर्ण, ध्वनि, वर्ण, शब्द। और शब्द के बाद हमने एक चीज और बनाई जो आजकल प्रचलन में आई है, पद। ये पहले प्रचलन में नहीं थी, पद। पद को क्या कहते हैं? एक वाक्य लिखता हूं मैं, पद से आगे होता है वाक्य। तो वाक्य, जब हमें पद समझना होगा तो हमें वाक्य तक जाना होगा, इसलिए वाक्य। राम आम खाता है, ये हमारा वाक्य है। एक राम आम खाता है। हमने शब्दों को मिलाया तो वाक्य तैयार किया। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। तो हमने एक वाक्य तैयार किया। और पद कहाँ से आया? हमने वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए उसके नीचे एक अंडरलाइन खींच दी, एक किसी शब्द को रेखांकित कर दिया। जिस शब्द को रेखांकित कर दिया वो शब्द क्या कहलाया? हमारा पद कहलाया। इसे हमने पद की संज्ञा दे दी। अब वाक्य, वाक्य के आगे क्या तैयार होता है? वाक्य। वाक्य से हमारी तैयार हुई भाषा। तो हम ध्वनि से चले और भाषा तक आए। भाषा कैसे हुई? सबसे पहले ध्वनि को रूप दिया तो वर्ण हुए, वर्णों से मिलाकर शब्द बनाया, शब्द को अंडरलाइन रेखांकित कर दिया वाक्य में प्रयोग करने के बाद, वो पद कहलाया। और पद के बाद शब्द से हमने वाक्य तैयार किया और वाक्य से भाषा तैयार हुई। ठीक है, अब हम इससे आगे ध्वनि की परिभाषा आपको लिखवाते चलें, दो तीन चीजें। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे, ध्वनि कहलाती है। ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे पर दिखाई ना दे, ध्वनि कहलाती है। वर्ण क्या होता है? वर्ण, वर्ण होता है वह छोटी से छोटी
ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, ये हमारा वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, वह वर्ण कहलाता है। शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य की परिभाषा आप लोगों को पता ही होती है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ध्वनि और वर्ण, यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों ने क्लियर कर लिया हो। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि सर ये समस्या रही है, क्लास में आकर देख सकते हैं। वर्णमाला, हमारी वर्णमाला जो हिंदी है उसकी लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि है, ये क्या है? लिपि। वर्णमाला जो है उसकी देवनागरी लिपि है। और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52, ठीक है, ये हमारे वर्णों की संख्या है। लेकिन जो प्रयोग में आते हैं वो हम आगे आपको बताते चलेंगे। अभी हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या है? स्वर को कहते हैं स्वतः राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं ही राज करते हैं या जो स्वयं ही बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में किसी वाग् यंत्र की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। परिभाषा, बे ध्वनियाँ। परिभाषा किताबी अलग है, मैं आपको अपनी जो परिभाषा बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली परिभाषा, आपको भी प्रैक्टिकल करके भी देखना क्या है। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद ना हो, स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद ना हो, स्वर कहलाते हैं। आप खुद अपने प्रैक्टिकल करके देखिए क्या है रूप, जो स्वरों के रूप हैं वो क्या हैं। अभी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि परिभाषा ठीक है या परिभाषा ठीक नहीं है। अंग आहा, ये हमारे होते हैं स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13। अब आप बोल के देखिए इनको। वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद ना हो, स्वर कहलाते हैं। इन सभी का उच्चारण कीजिए। अकेले हैं आप, अभी कोई है नहीं आपके साथ जो हंसेगा। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने आप प्रैक्टिकल करिए। आपको लगेगा कि जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आपका मुख पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है। तो वे ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद ना हो, स्वर कहलाते हैं। और जो किताबी भाषा है कि वे ध्वनियाँ जो बिना वाग यंत्रों की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, वे ध्वनियाँ जो बिना वाग यंत्रों की सहायता से उच्चारित होती हैं, स्वर कहलाती हैं। बिना वाग यंत्रों की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, स्वर कहलाती हैं। वाग यंत्र क्या है?
वाग्यंत्र, सबसे बड़ा वाग्यंत्र हमारे मुख में जीभ है। 5 होते हैं वाग्यंत्र। कंठ, कंठ से नीचे ऊपर आता है तालव्य, तालव्य से ऊपर आता है मूर्धन्य, फिर आता है दंत और फिर आता है ओष्ठ। तो ये हमारे स्वर हैं। स्वर के रूप में ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद ना हो स्वर कहलाते हैं। अब लिखित रूप में स्वर कितने हैं? 13। अभी मैंने आपको बताया 13। लिखित रूप के जो स्वर हैं वो 13 हैं। और 2 स्वर जिनको हम स्वरों की संज्ञा नहीं देते वो कौन से हैं? अंग और आहा। ये क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी में स्वर उसी को कहा जाता है जो स्वयं की सहायता से उच्चारित हो। अंग और आहा ये किसी अन्य की सहायता से भी उच्चारित हो रहे हैं। आहा हम देखते हैं प्रातः, तो इसके अंत में आवाज आ रही है हा की, तो ये स्वर की संज्ञा नहीं दी जाती क्योंकि इसमें किसी और की आवाज आ रही है। और यहाँ लिखा है स्वर व ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख बंद ना हो या जो बिना वाग्यंत्रों की सहायता से या बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र उच्चारित होती हैं। और ये सहायता से उच्चारित हो रही है, इसमें हा आ रहा है, तो ये क्या हो गए? अयोग्य वाह। इसे अयोग्य वाह की तुलना दी गई। अब स्वर थे 13, 2 हटा दिए, -2, कितने रह गए? 11। ये हमारा आंसर है। किसी भी पेपर में जब आपको स्वर पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं, तब आपको आंसर देना है स्वर 11 होते हैं। हमेशा एक ही आंसर रहेगा, स्वर 11 होते हैं। अब कोई कहता है कि स्वर 10 भी होते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है स्वरों की संख्या 10। जब आप थोड़ा अपर लेवल पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो अब इनमें से एक कौन सा स्वर हटाया जाए जो हमारे स्वरों की संख्या 10 रह जाए? अब आप देखिए, इसमें आपको खुद देखना है कि कौन सा ऐसा लग रहा है, उच्चारण करके देखिए जिसमें किसी और की आवाज भी आ रही है। देखिए आप, तो हमें देखने में मिलेगा री, रा प्लस ई। अब ये 2 की सहायता से बोला जा रहा है, तो क्या हो गया? ये भी हमारा स्वर नहीं रहा। तो अब कितने स्वर हो गए? स्वरों की संख्या अब कितनी हो गई? 10 हो गई। 13 -2 11, और यहाँ इसे हटा दिया तो ये 10 स्वर हो गए। और कोई कहता है कि 14 भी होते हैं। अब 14 स्वर कैसे होते हैं? तो 14 स्वर ऐसे होते हैं, ये जो ऋ है इसका प्रयोग बड़ी, ये छोटी और ये बड़ी, इसमें इसका प्रयोग संस्कृत लिपि में किया जाता है, तो वहाँ पर ये 14 हो जाते हैं। तो ऐसे जो इनकी संख्या है वो 14, 13 या 11 है, लेकिन हमें जो आंसर सटीक उत्तर लगाना है वो 11 ही लगाना है क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह, इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में भी किया जाता है। स्वर पढ़ा था हमने, स्वर 11 होते हैं मूल स्वर। जो हमें आंसर जो देना है, पेपर में पूछा जाए उसका जो उत्तर देना है वो 11 स्वर। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वरों के जो भेद हैं क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले, जब हम उच्चारण करते हैं किसी स्वर का तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। ये स्वरों के भेद किसने बताए हैं? ये भी बताए हैं महर्षि पाणिनि ने। पाणिनि ने इनको बताया है। और कितने भेद बताए हैं? 3 भेद हैं इसके हैं 3 भेद। क्या भेद हैं? एक श्लोक लिखता हूं मैं, उसको बताऊंगा फिर। एक मात्रो भवेद ह्रस्यो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्ल्यूतो सेयो व्यंजन चार्ध मात्रकम। ये हमारा 3 भेद जो बताए गए पाणिनि के अनुसार इसमें बताया गया। एक मात्रो भवेद ह्रस्यो, सबसे पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, ये कौन सा हुआ? दीर्घ।
त्रिमात्रस्तु प्लुतोसेयो, और 3 मात्रा वाला जो हुआ वो क्या हुआ? प्लुत। 3 मात्रों वाला जो हो गया वो प्लुत सुर हो गया। व्यंजनों चार्ध मात्रकम, और जो व्यंजन होता है उसकी मात्रा आधी होती है। कैसे आधी होती है? ये जो का लिखा है इसके नीचे हंत लगा होता है, तो जब तक इसमें आ नहीं जोड़ेंगे तब तक ये का नहीं होगा। तो का व्यंजन जो है वो आधा होता है, व्यंजन की मात्रा आधी होती है। हर्ष स्वर, समय के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद पाणिनि के अनुसार 3 भेद बताए गए। एक मात्रो भवेद हर्षो, द्वै मात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो सयो व्यंजनो चार्ध मात्रकम। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लस स्वर। अब हम देखते हैं हर्ष स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ और री, ये जो हैं हर्ष स्वर हैं। इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, तो ये हर्ष स्वर की संज्ञा दी गई। इनको बोलने में थोड़ा समय लग रहा है। आप बोल के देखें, उच्चारण करके देखें, आ, ई, उ, रिर। और रिर बोलते हैं तो जीभ में करंट भी दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जीभ पीछे से आगे की ओर आ रही है, तो ये हर्ष स्वर हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में वो कैसे पूछे जाते हैं? हमारा हर्ष स्वर आपने पढ़ लिया कि हर्ष स्वर ये होते हैं, आपको पता है हर्ष स्वर ये है, तो हर्ष स्वर तो पूछेगा नहीं क्योंकि आप रट चुके हैं ये हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋ, ये आप रट चुके हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा हर्ष स्वर। अब इसको क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाएगा मूल स्वर कौन से हैं, तो भैया मूल स्वर भी यही होते हैं, आ, ई, उ, ऋ, यही मूल स्वर होते हैं। और आ जाता है प्रश्न, एक मात्रिक स्वर कौन से होते हैं? एक मात्रिक स्वर, तो प्रश्न आ जाए चौंकिए मत, एक मात्रिक स्वर भी यही चारों ही होते हैं, और एक नाम होता है इनका लघु स्वर। ये हमारे लघु स्वर। तो प्रश्न पूछा जाता है मूल स्वर कौन से होते हैं, तब भी यही चारों, एक मात्रिक स्वर तब भी यही चारों, लघु स्वर तब भी यही चारों। तो हमें धोखा नहीं खाना है, जो प्रश्न पूछा जाएगा हमें उसके हिसाब से उत्तर देते रहना है। अगला होता है दीर्घ स्वर। हर्ष से अधिक समय, द्वै मात्रो दीर्घ उच्यते, द्वै मात्रा की आवाज जब आती है वहां होता है दीर्घ स्वर। बड़ा, बड़ी ई और ऊ, ये हमारे द्विमात्रिक स्वर हैं। ये द्विमात्रिक स्वर हैं, प्लुत स्वर। अब हमें, और इनको कहते क्या हैं? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, इनको ये हैं दीर्घ स्वर। और इनको आगे नाम जो हमें बताए गए, क्या बताए गए? द्विमात्रिक। जो प्रश्न पूछा जाता है द्विमात्रिक स्वर या फिर सजातीय स्वर, इनको सजातीय स्वर भी कहा गया। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या है? ओम, इसको लिखा जाता है ठीक है, प्लुत, ओम, ये स्वर लिखा गया। द्विमात्रिक और सजातीय हो गए दीर्घ स्वर, और ये हो गया ओम, इसको लिखा जाता है आ। इसका प्रयोग कहाँ देखा है आपने? इसमें बोलने में और अधिक मात्रा समय लग रहा है, 2 से भी अधिक समय लग रहा है। ये प्लुत स्वर है, इसका प्रयोग देखा होगा, ये लगा होता है। अगर ये ना लगा हो तो ये हो गया डॉक्टर, डॉक्टर नहीं हुआ, डॉक्टर हो गया। कॉलेज, कॉलेज नहीं हुआ, तो ये प्रयोग यहाँ होता है। अब एक चौथा जो अलग से बनाया गया या जिसकी बाद में जो आया उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर,
ये 3 बताए गए पाणिनि के अनुसार 3 भेद, और ये संयुक्त स्वर चौथा जिसका अभी जल्दी में आया। ये जब भाषा संचालित हुई, देवनागरी आई, उसके आधार पर जो आया वो संयुक्त स्वर। उसमें कौन कौन से आए? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 स्वर उसमें आए। अब गिनती करिए आप। 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर हो गए। 13 में से जो थे इसे हटाएंगे, 12 हैं, इसे हटा देंगे 11, और वो रह जाएगी गिनती, पूरी हो जाएगी स्वरों की गिनती। अब इनको क्या कहा गया? संधि स्वर। ये संधि स्वर बोले गए। अगला बोला गया विजातीय स्वर। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि ए, इसके अंदर किस किस को जोड़ा गया? आ और ई, तो बन के ए बना। और ये वाला है, कैसे तैयार हुआ? आ और ए मिलाया तो ये तैयार हुआ। अब ये कैसे तैयार हुआ? आ और ऊ से तैयार हुआ। ये कैसे तैयार हुआ? आ और ओ से तैयार हुआ। तो ये हमारे संधि स्वर हो गए। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, पाणिनि के अनुसार 3, और ये चौथा संयुक्त स्वर ए, ऐ, ए, ओ, औ। संधि स्वर और विजातीय स्वर भी इन्हें कहा गया। अभी हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर लगने वाले जो भेद थे वो पढ़े, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद। अब हम पढ़ते हैं जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। हाई स्कूल में बायोलॉजी सबने पढ़ी होगी। बायोलॉजी में जीव पढ़ाया गया था, जीव को चैप्टर पढ़ाया गया था। जीव के भाग होते हैं कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। अलग अलग काम हैं तीनों के। अग्र जो है वो मीठा बताता है, और मध्य क्या करता है? मध्य भोजन को कसौंदा बनाता है, और पश्च जो है वो कड़वा, क्या कड़वाहट है वो तैयार करता है। जीभ देखिए आप, ऐसी होती है जीभ। ये जीभ है, इसका अगला भाग अग्र। जो यहाँ से स्वर निकलेंगे वो हैं अग्र। मध्य जो यहाँ से निकल रहे हैं बीच से वो मध्य हैं, और ये पश्च जो पीछे से निकलेंगे वो पश्च। तो हमें सीखना सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है। सिर्फ एक चीज़ को समझ लेना है, आगे तक यही चीज़ आपके काम आती रहेगी। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर आप सीख चुके होंगे, प्रैक्टिकल किया होगा, समझा होगा, तो हमेशा एक बार पढ़ लेंगे और हमेशा वो चीज़ आपके साथ रहेगी। और अगर आपने रट लिया तो कुछ दिन रहा और वो दिमाग से चला गया। तो रटना नहीं है, हमें समझना है और सीखना है। जीव के भाग के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं, नंबर 1 अग्र, मध्य और पश्च। अग्र कौन कौन से होते हैं? ई, ई, ए, ऋ। तो ये जो 5 स्वर हैं ये अग्र भाग से बोले जाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि इनमें जीव का अगला हिस्सा ही आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब तक तो हम सर ऐसे ही बोलते थे, अग्र मध्य पश्च हमें पता ही नहीं था, सब बोलते थे, ये निकलता था जीभ से निकल रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अग्र से ये सिर्फ अग्र से ही निकलेंगे। और मध्य से क्या निकलता है? मध्य से सिर्फ एक आ, ये मध्य से, जीभ के मध्य से आ निकलता है। और पश्च से क्या निकलता है? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। बोल के देखिए, आ अंदर से आवाज आएगी, ऊ, ओ, औ। तो ये जीव के भाग के आधार पर
स्वरों के भेद, अग्र, मध्य और पश्च, ये सब अगले हिस्से से आते हैं। अग्र में, ये मध्य में सिर्फ आ रहता है, और ये जो 5 स्वर और हैं ये आते हैं हमारे पश्च से। तो ये हो गए जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद हमने पढ़ा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, फिर जीव के आधार पर। अब ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति, ओष्ठ समझते हैं, होंठ, जिन स्वरों को बोलते समय होंठों की आकृति जिस प्रकार होती है वो ओष्ठाकृति के आकार पर होते हैं। ये 2 प्रकार से बांटे जाते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिसे वृत्ताकार को गोलाकार भी कहते हैं और अवृत्ताकार को अगोलाकार भी कहा जाता है। तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, गोलाकार और अगोलाकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब गोलाकार, जिसमें बोलते समय होंठों की जो गोलाई, होंठों की जो आकृति है वो गोल हो जाए, वो क्या है? उ, ऊ, ओ, औ और आ, जो ओम वाला प्लस स्वर है वो। और ये इसमें आए, ये इसमें आते हैं अवृत्ताकार, अगोलाकार में, जिसमें बोलते समय हमारी जो मुख होंठों की आकृति है वो अगोलाकार रहती है। तो ये हमें देखना है, वृत्ताकार, गोलाकार। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार हुए, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। गोलाकार में जब हम बोलेंगे तो होंठों की आकृति गोल होगी। आप बोल के देखिए, उ, ऊ, ओ, औ, आ। तो ये जो है आकृति हमारे होंठों की लगातार बदल रही है, इनमें गोलाकार हो रही है और इनमें अगोलाकार या अवृत्ताकार हो रही है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, विव्रत। सबसे पहले हमें मुख आकृति के आधार पर जो स्वरों के भेद हैं उसके साथ ही देखना है विव्रत। विव्रत का अर्थ क्या होता है? विव्रत का अर्थ कोई बताएगा क्या होता है? विव्रत का अर्थ होता है खुलना। विव्रत का अर्थ होता है खुलना। तो इसमें एक ही स्वर आता है आ। जब हम बोल के देखेंगे विव्रत, हमारा मुंह जो है वो अधिक खुल रहा है। अर्धविव्रत, इसका मतलब खुलना, और इसका मतलब आधा खुलना, मतलब बंद होना, थोड़ी दूर तक बंद हो जाना, कम खुलना, ये कहते हैं। इसमें आते हैं आ, ए और ओ, औ। अर्धविव्रत में आ, ए और औ आते हैं। संव्रत, संव्रत का अर्थ होता है बंद होना। बंद होना का मतलब बिल्कुल बंद होना नहीं, बंद होने की कगार पर, मतलब जब हमारे मुंह से वायु निकल जाए तब हमारा मुख बंद होने के कगार पर आ जाए या बंद हो जाए, ओंठ जो है वो मिल जाएं। तो ऐसा होता है ई, ई, और रेर, ई, ऊ और रेर, ये होते हैं संव्रत। और अर्धसंव्रत ए और ओ। तो हमने आज की वीडियो में देखा मुखाकृति के आधार पर सबसे पहले उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद, उसके बाद हमने देखा जीव के भाग के आधार पर स्वरों के भेद, उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, और अब हमने देखा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो मुझे लगता होगा दोस्तों कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए, पढ़ाई ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है आसान क्लासेस, पढ़ो आसानी से।